हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम लोग अभी जो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 कर रहे हैं उसमें हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान। उसमें आपके सिलेबस में 12 नाम एक्सप्लिसिटली दे रखे हैं कि आपको इन्हीं वैज्ञानिकों के योगदानों को देखना है। उसके अकॉर्डिंग हमने कल शुरुआत की थी होमी जहांगीर बाबा की। मैं सीधा सीधा नहीं उठा के लेकर जा रही हूँ, जैसा उसमें लाइन बाय लाइन दिया है, जैसे विक्रम साराभाई हो गए, जो भी नाम से दिया है, मैं वो नाम से शुरुआत कर रही हूँ जो आपने कहीं ना कहीं सुने हैं हिस्ट्री में। जैसे होमी जहांगीर बाबा हम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में पढ़ चुके थे, तो मैंने वो शुरुआत की, क्योंकि अगर आप पढ़ चुके हो और मान लो किसी साइंटिस्ट को आपने नहीं पढ़ा होता और बेसिक से आपने पेपर 1 2 3 4 में कहीं उनका नाम सुन के थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी ली होती, तब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या आप लिखने में एबल होते उसको, या फिर आप एग्जाम में उसको छोड़कर आ जाते? वो चीजें हमें समझ में आए, हमें पता हो कि अच्छा ये तो हमें साइंटिस्ट के बारे में पता था, अगर एग्जाम में पूछा जाता तो हम लिख सकते थे। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसलिए मैं वो नाम से शुरुआत कर रही हूँ जो हमने कहीं ना कहीं सुने हैं। अब जैसे मैंने आज का जो नाम उठाया है, सेकेंड हमारे साइंटिस्ट चाहिए। पहला होमी जहांगीर बाबा हम कर चुके हैं, सेकेंड है हमारे प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय का पूरा नाम शायद आपने नहीं सुना हो, बट आपने ये नाम जरूर सुना होगा, आचार्य पी.सी. रॉय। जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का स्वदेशी कार्यक्रम पढ़ते हैं 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में, तब सब लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की। तब ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने केमिस्ट की एक, मतलब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की दुकान लगाई थी, उनकी एक शॉप खोली थी, आचार्य पी.सी. रॉय ने। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं इनका नाम, लेकिन अब हमें इनके थोड़े से उस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन को, जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इनका योगदान है, उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर पढ़ना है। क्योंकि हिस्ट्री में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते कि अच्छा स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने उद्योगों की नींव रखी थी, है ना? कौन से उद्योगों की? रसायन विज्ञान के उद्योगों की। और क्या इन्होंने योगदान दिया था, वो अब हम विज्ञान तकनीकी के हिसाब से आज देखेंगे। तो नाम से परिचित है, इतना तो समझ में आया, पी.सी. रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। देख के ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कौन से साइंटिस्ट को पूछ लिया है, ठीक है? अभी हम जितने भी 12 वैज्ञानिकों के नाम दिए आपके, उसमें सबसे पुराने साइंटिस्ट है, क्योंकि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये सब नहीं पूछा है। स्वामी रामानुजन है एक तो आपके पुराने, उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र रॉय हैं, ठीक है? वापस आपको बताया जैसे मैंने कल होमी जहांगीर बाबा के टाइम पे, ये सब स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के समय के वैज्ञानिक है, जिस समय में एक साधारण भारतीय सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जैसी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐसे समय में देश के कुछ बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके विदेश जाकर नाम नहीं कमाया, बल्कि भारत में कुछ ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए जिसने आज भारत को विश्व पटल पर एक अलग ही जगह दे दी। जैसे होमी जहांगीर बाबा का परमाणु कार्यक्रम, उसने क्या नींव रख दी भारत में, कि उनके द्वारा जो परमाणु का त्रिचरणीय कार्यक्रम बनाया और उसमें भी शांति प्रिय प्रयोग के बढ़ावे को महत्व दिया गया, उसने पूरी दुनिया में भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने एनपीटी पर साइन नहीं किया, जिसके पाकिस्तान चाइना जैसे विरोधी देश है, उसके बावजूद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने उसको स्वदेशी तकनीक के लिए और परमाणु ऊर्जा ईंधन के लिए छूट दे दी। ये पूरे विश्व में एक बहुत 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 बड़ी बात है कि एनपीटी जो खुद लाया ही भारत के प्रथम परमाणु विस्फोट के बाद था, और उस पर भारत ने खुद ने हस्ताक्षर नहीं किए, भैया आप उसी की प्रतिक्रिया के लिए लाए थे, उसने साइन नहीं किया उस पर, फिर भी आपने एनएसजी की छूट दे दी। वो नींव रखने वाले, भारत को वो मजबूती प्रदान करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। अब प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये भी उसी समय के, ये तो और पुराने हैं। उस पुराने समय में भी अंग्रेज जो रंग भेद नीति करते थे, भारतीयों का तिरस्कार करते थे, वो बात इनके दिल में लग गई, ठीक है? साइंटिस्ट जो अपना रसायन विज्ञान था, अगर इनके मूल क्षेत्र की बात करूं तो इनका मूल क्षेत्र, नाम याद है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय। प्रफुल्ल चंद्र रॉय की मेन बात अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो वो हमारे देश के रसायनज्ञ थे, ठीक है? यानी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ केमिस्ट थे। पढ़ लिख लिए, सब हुआ, आए कि चलो साधारण सी कोई नौकरी करूंगा गवर्नमेंट में, और ठीक है। अब गवर्नमेंट में जब नौकरी करने गए तो आपको पता था कि अंग्रेज भारतीयों को ऊंचे पद पे नौकरी नहीं देते थे। इनको लगा कि मेरी प्रतिभा इतनी है कि आप मुझे अच्छा पद दे सकते हो, और जो अंग्रेज आपने ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा रखे हैं वो मेरे सामने कम नॉलेज रखते हैं, स्टिल उनका पद, उसका ओहदा, उनका वेतन मुझसे कहीं ज्यादा है। चलो ये सब आपने उनको दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद आप मेरा तिरस्कार कर रहे हो भारतीय होने के नाते,
नाते या रंगभेद नीति के नाते तो वो तो मैं नहीं सहूंगा। आपको पद नहीं देना है, वेतन नहीं देना है, ऊंचा मत दो, मैं शांति से काम कर रहा हूं करने दो, तिरस्कार तो मत करो। और आपको पता है पढ़ाई लिखाई अपने आप में आत्मसम्मान लेकर आती है। वो इंसान इतना पढ़ लिख के काबिल बना है, इसलिए नहीं ना कि अंग्रेज आके उसको लात मार दे। तो वो चीज उनके दिल पे लग गई कि यार ऐसे तो मुझे काम नहीं करना अंग्रेजों के बीच में रह के। और वहीं पर एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने बोला कि जब तू इतना ही बड़ा है, तेरे को हमारी बातें इतनी ज्यादा लग रही है, तो खुद का कुछ काम धंधा ढूंढ ले, क्यों अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए आया है। वो बात उनको और बुरी लगी कि मैं चापलूसी करने के लिए नहीं आया हूं, मैंने कुछ सीखा, मैं काम करने के लिए आया हूं। आप मेरा तिरस्कार कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा, खुद करूंगा नहीं करूंगा वो मेरे ऊपर है। ये गए, उसी समय स्वदेशी आंदोलन आ रहा था। इनके पास 8x8 से भी छोटा सा बिल्कुल एक कमरा था, घर था इनका। अब सोचो बिल्कुल छोटा सा कमरा, उसी में उनका किचन, वॉशरूम, कमरा, रहना, खाना पीना सब उसी में था, पढ़ना। अब रसायनज्ञ थे तो कितनी सारी किताबें होंगी, हम सब सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, हमको पता है किताबों का ढेर कमरे में कितनी जगह ले लेता है। उस एक छोटी सी जगह में भी इन्होंने केमिकल की दुकान खोली, केमिकल बोल रही हूँ, केमिस्ट की दुकान खोली, दवाइयों की दुकान। उस समय में भारत में आप सोचो 1892 के आसपास की बात है, और कितने में खोली थी, सिर्फ 800 रुपए थे इनके पास, पैसे भी ज्यादा नहीं थे। हालांकि उस समय के 800 रुपए की कीमत बहुत होती थी, लेकिन इतनी कम कीमत पे इन्होंने अपने उद्योगों की शुरुआत की। तो मूलतः भारत में प्रथमतः उद्योग की नींव रखने वाला भी व्यक्ति यही था। भारत के प्रथम रसायनज्ञ भी प्रफुल्ल चंद्र राय जी थे, और भारत में उद्योगों की नींव रखने वाले व्यक्ति भी कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र राय जी। आधुनिक उद्योगों की नींव, क्योंकि ऐसे तो हमारे यहाँ पे सूती कपड़ा वगैरह चलता था, लेकिन रसायन विज्ञान क्या है, आधुनिक उद्योग है। तो भारत में आधुनिक उद्योगों की नींव रखने वाला व्यक्ति भी कौन था, प्रफुल्ल चंद्र राय जी थे। जब इन्होंने रखा, धीरे धीरे अपनी आय होने लगी इनकी, इन्होंने अपना तकनीक क्षेत्र में अपना जो भी अनुसंधान था बढ़ाया, तो अमोनियम नाइट्रेट्स खोजा इन्होंने। क्या खोजा, अमोनियम नाइट्रेट्स। आज जो बड़े बड़े देश परमाणु बम बनाने के लिए, कीटनाशक बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए अपने आप पे गर्व करते हैं, वो गर्व करने का जो पदार्थ उनके पास है, अमोनियम नाइट्रेट्स, वो बनाने वाला और कोई नहीं, भारत का एक वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय था, जिसकी एक समय पे भारतीय अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा तिरस्कार कर दिया था। अमोनियम नाइट्रेट्स बनाया, नाइट्रेट्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए इनको नाइट्रेट्स का मास्टर कहा जाता है। सोचो उस समय में किसी वैज्ञानिक ने इतनी खोज की थी कि आज जो नाइट्रेट्स कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर उद्योगों की एकदम नींव बना हुआ है, उसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक भारत का था, प्रफुल्ल चंद्र राय जी। तो नाइट्रेट्स का मास्टर कहा जाता है। तो क्या हुई, आधुनिक उद्योगों की नींव रखी भारत में, रसायनज्ञ थे, उद्यमी थे, और नाइट्रेट्स के पिता थे। तो इस तरह से भारत के रसायन विज्ञान में, उद्योगों के क्षेत्र में इनका योगदान रहा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं नोट्स में से। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना क्या होगा, ठीक है। 300 वर्ड्स में आएगा तब भी आप लिखने में कैपेबल हो गए, सॉरी अब तो 200 वर्ड्स में आएगा, और 50 शब्दों में आएगा तो भी, और 2019 वालों को भी 100 शब्दों या 300 शब्दों में आएगा, आप लिख सकते हैं। 30 वर्ड्स में तो डेफिनेट सी बात है, हम लोग लिख ही लेते हैं, है ना। क्या लिखना है सबसे पहले, वही मैंने आपको बोला, एक लाइन में सबसे पहले उनका परिचय दे दो। जैसे होमी जहांगीर बाबा थे, एक लाइन में बता दो है कौन मूलतः, परमाणु कार्यक्रम के जनक है भारत के, भारत को गुलामी की दास्तान से सीधे आणविक युग में ले जाने वाला व्यक्ति है ना। पहले लाइन में उनका परिचय दे दो कि एग्जामिनर को पता चल जाए, पता है इसको मैंने क्या पूछा। वैसे यहाँ पे भी हम पहली लाइन में क्या बताएंगे, ये भारत के महान रसायनज्ञ, उद्यमी और महान शिक्षक थे। परिचय दे दिया, हमको पता है इन्होंने किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया। डॉक्टर पीसी रॉय, इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल में हुआ था। बहुत ज्यादा बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये इनकी शिक्षा यहाँ से करके आए, ये किया वो किया। जैसे मैंने होमी जहांगीर भाभा में आपको बताया, सिर्फ उन्होंने परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में पीएचडी की थी, वो आप लोगों को याद रखना है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1934 में। बाकी कहां से स्कूली शिक्षा की, कहां से क्या किया, वो सब याद करने की जरूरत नहीं, जन्म याद कर लो, क्योंकि 3 नंबर में पूछता है तो हम लिखते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है ना। बाकी ज्यादा फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं, सीधा योगदान पे आ जाना। लिखा इसलिए कि अगर कभी 300 शब्दों में पूछ लिया तो आपके पास एटलीस्ट कंटेंट तो हो कि क्या लिखेंगे। आचार्य राय को केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता नहीं, वरन इसे देश में रसायन उद्योग की नींव रखने वाला भी कहा जाता है। 2 चीज इनके कंट्रीब्यूशन के क्षेत्र में मूलतः रखी जाती है। एक तो भारत में आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रवक्ता, मतलब रसायन विज्ञान को भारत में जानने वाला, उसका प्रचार प्रसार करने वाला, उसको
महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आचार्य पीसी रॉय। और देश में रसायन उद्योग की नींव डालने वाला भी पहला व्यक्ति कौन था? पीसी रॉय। अंग्रेजों द्वारा सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न करने और रंग भेद से आहत तो आप में सन 1892 में 800 रुपए की अल्प पूंजी से अपने रहने के कमरे में ही विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्यारंभ किया, जो आज प्रगति कर करोड़ों रुपए के मूल्य का कारखाना हो गया है। कहां पर है ये? कोलकाता में। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और क्या किया आपने? मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट नामक यौगिकों के प्रथम विरचन, विरचन मतलब निर्माण करना किसी का, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? विरचन। अच्छा शब्द यूज करना हो तो विरचन, नहीं तो साधारण शब्द में आप बोलो निर्माण करना। तो मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट नामक यौगिकों के प्रथम विरचन से आपको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और आपको नाइट्राइट्स का मास्टर कहा जाता है। उन्हें रसायन के अलावा इतिहास से बड़ा प्रेम था। ऐतिहासिक समय में थे, अंग्रेजों ने इतनी ज्यादा दास्ता में भारतीयों को रख रखा था, तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो हर समय में ये आपके मन में चीज कौंधती रहती है कि क्या सच में हम इतने दबे कुचले हैं कि अंग्रेज हमको लगातार तिरस्कार करते जा रहे हैं। तो एक अपने इतिहास को जानने की, अपनी परंपराओं को जानने की और उन गौरवशाली परंपराओं से फिर से अपना आत्मगौरव प्राप्त करने की प्रकृति आपको हर पढ़े लिखे भारतीय में मिलेगी। उस समय भी चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी ले लो, सुरेंद्रनाथ बोस जी ले लो, आनंद मोहन बोस जी ले लो, जिसको भी आप लोगे, वो सारे भारतीय पढ़े लिखे थे। और क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, इससे वो भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक पक्षों को जाकर पढ़ पाए और फिर से जो भारतीय पूरी तरह से तिरस्कार और आत्मग्लानि में डूबे हुए थे, उनको फिर से आत्मगौरव की भावना को जगाने में वो लोग सक्षम हुए। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे, आपको पता है इतने दबे कुचले तो नहीं थे अगर विश्व गुरु कहलाते हैं तो ऐसे ही इनको भी इतिहास से बड़ा प्रेम था। और क्योंकि इनको इतिहास प्लस रसायन से बड़ा प्रेम था, तो इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने इतिहास में यानी प्राचीन काल में रसायन के क्षेत्र में क्या काम किया। जैसे चरक हुए, सुश्रुत हुए, और एक और पतंजलि या पता नहीं किसका, एक धन्वंतरी जी हुए, ये सब ने क्या क्या काम किया है, इन सब को जानने के लिए इन्होंने क्या लिखा? हिंदू रसायन का इतिहास। तो आपसे बुक का नाम पूछा जा सकता है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है 3 नंबर में, प्रकाश चंद्र रॉय की बुक का नाम लिखिए। तो एक हम इनकी आत्मकथा का नाम लिखेंगे और दूसरा इन्होंने जो इतिहास से जोड़कर रसायन के ऊपर एक बुक लिखी, उसका नाम लिखेंगे हिंदू रसायन का इतिहास। तो ये भी हमारे यहाँ पे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको लगेगा इतिहास का तकनीकी के क्षेत्र में क्या योगदान? इतिहास लिखा, लेकिन किस चीज का इतिहास लिखा? हिंदू रसायन का। जब हमको चरक जी की, धन्वंतरी जी की केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज पता होगी, तब तो हम अपना पेटेंट फाइल कर पाएंगे। फिर से पेटेंट वाला आ गया, कनेक्ट कर लिया अब हमने वापस से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, ताकि कोई और मेरी कंपनी फिर से आके ना बोल दे कि हल्दी पर हमको पेटेंट दो, नीम के तेल पर हमको पेटेंट दो। हमको पता हो कि भैया हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने इसकी खोज की, तुम किस बात का पेटेंट लेने आए हो, है ना। तो हुआ विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में योगदान। तो हिंदू रसायन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक द्वारा क्या है, इस पुस्तक की विशेषता? प्राचीन भारत के अज्ञात विशिष्ट रसायन विज्ञान का बोध देश और विदेश के वैज्ञानिकों को हुआ, जिन्होंने डॉक्टर राय की बहुत प्रशंसा की। तो सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन समझ में आया। पहला कंट्रीब्यूशन क्या? आधुनिक रसायन विज्ञान को लेकर आए, आधुनिक रसायन उद्योग की नींव रखी, नाइट्राइट्स के पितामह कहलाए। उसके बाद इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में जाकर रसायन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में और उनकी खोजों के बारे में एक बुक लिखी, हिंदू रसायन का इतिहास। और क्या किया इन्होंने? यूरोप की कई भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद प्रकाशित हुए और इसी पुस्तक के उपलक्ष्य में डरहम विश्वविद्यालय ने आपको डीएसी की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए और सन 1924 में आपने इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की आपने? सन 1924 में इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना की। एक और कंट्रीब्यूशन हुआ हमारे देश के लिए कि कितनी बड़ी और इतनी अच्छी संस्था आप बना के गए।
और इनके कार्यों के लिए इनको क्या उपाधियां दी गई? सन 1911 में अंग्रेजी सरकार ने आपको CIE की उपाधि दी थी और कुछ वर्ष बाद नाइट बनाकर सर का खिताब दिया। अब नाइट, सर, इनकी उपाधियों से आप हिस्ट्री की वजह से परिचित होंगे। हमारे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, महात्मा गांधी जी को, सबको ये उपाधियां मिली है। सोचो प्रफुल्ल चंद्र राय जी को भी मिली थी, नाइट बनाकर सर का खिताब दिया। इस तरह सोचो, एक तरफ वो वक्त था जब इनको क्लर्क जैसी नौकरी दी जा रही थी, तिरस्कार किया जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति उस समय में इतनी मेहनत करके अपनी काबिलियत पे अपना आत्मविश्वास जगा के नाइट तक की उपाधि प्राप्त करने में सफल रहा। तो जब हम एथिक्स में आत्मविश्वास वाली चीजों में लिखते हैं, अभिप्रेरण वाली चीजों में लिखते हैं, तो ये वाली चीजें हम अपने एथिक्स में एक फॉर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिक हैं और इनसे हमको प्रेरणा मिलती है। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी का हम लिखते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का लिखा सत्यनिष्ठा आती है, तो होमी जहांगीर भाभा से बेस्ट एग्जाम्पल सत्यनिष्ठा के लिए कोई नहीं है ना, कल एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। वैसे ही इनका भी हम आत्मविश्वास और अभिप्रेरण वाले में एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरह विदेशी सरकार ने अपनी पूर्वोपेक्षा का प्रायश्चित किया। अनेक विदेशी और देशी विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक संस्थाओं ने इनको बहुत सारी उपाधियों और अलंकृत किया। आत्मकथा कौन सी है इनकी? आत्मकथा का नाम हम जरा देख लें, इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा आपसे पूछी भी जा सकती है और आपको यू भी लिखना चाहिए इनकी आत्मकथा के बारे में, अगर आपसे पूछा जाता है आंसर तो। लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट क्या है? हमको देवनागरी लिपि में ऐसे कैसे लिखना है, लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट। कौन थे बंगाली केमिस्ट? PC रॉय। उनके अनुभव बताए हैं उन्होंने और जीवन बताया है रसायन के क्षेत्र में। एक बंगाली रसायनज्ञ का जीवन और अनुभव। वैसे मैं हिंदी में मैंने इस बुक का नाम लिखा है, बट मैं मेंशन यही करूंगी और कंसिडर आपका यही किया जाएगा कि आप इसको इंग्लिश वाले टर्म को ही देवनागरी लिपि में लिखें, क्योंकि जनरली इंग्लिश वाली बुक्स ही याद रही जाती है ना। नहीं याद रहता है तो हिंदी वाला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर याद कर सकते हो तो इंग्लिश वाला याद करके ही लिखो। तो ये हमारा आधुनिक वैज्ञानिकों के योगदान में प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी को हमने देख लिया। एक बार हम फिर से कंक्लूड कर लेते हैं कि बेसिक क्या था। तो सबसे पहले हमको लिखना है क्या इनमें, आधुनिक रसायनक, उद्योगों की नींव रखने वाले, रसायन उद्यान की, और उद्यमी। ठीक है। फिर दूसरी चीज, भारत में रसायन के प्रवक्ता बने, मतलब रसायन का प्रचार प्रसार करने वाले बने, और उद्योगों की नींव तो रखी। कौन सा उद्योग? यहाँ पे नाम लिखेंगे, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। अमोनियम नाइट्राइट्स और मरकरी नाइट्राइट की खोज की और मास्टर ऑफ नाइट्राइट्स कहलाए। और फिर उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की सन 1924 में, और इस तरह से भारत में नाइट की उपाधि प्राप्त की। एक तरफ जहां अंग्रेज रंग भेद कर रहे थे, उनके साथ तिरस्कार कर रहे थे, वहीं उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और ये वाला पूरा कंट्रीब्यूशन अब आपको लिखना है। और आज ये लास्ट में लाइन लिखना मत भूलना जब कंट्रीब्यूशन लिखो, कि इनका जो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स से जो उस समय इन्होंने 800 रुपए में लगाया था, आज करोड़ों रुपए की मिल्कियत बनके भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है ना। ये हमारा प्रफुल्ल चंद्र रॉय कंप्लीट हो गया। ऐसे एक के बाद एक हम सारे साइंटिस्ट को कर लेंगे। 12 में से एक क्वेश्चन पक्का है आपका, इसलिए बोल रही हूँ कुछ छोटे छोटे से वीडियो है, कंप्लीट करो और डेफिनेटली एक क्वेश्चन लिख कर आओगे तो बहुत वही हो गया। कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है इसमें, कम अपना मेहनत करके हमको एक पूरा आंसर लिखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा मेहनत नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया होगा। मेन चीज, एक दो बार नोट्स पढ़ोगे एकदम कंठस्थ हो जाएगा, है ना। अब जो मेन चीज जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको कोर्स परचेस करना है करो, नहीं करना है मत करो। आपको पता है कि आज 19 नवंबर हो गई है, हमारा जो ऑफर था वो खत्म हो गया है। अब आपको 15,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि 15,000 रुपए की कॉस्ट भी दूसरी कोचिंग की तुलना में बहुत कम है। जो लोग सच में नीडी हैं, जो लोग नहीं लाखों लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, उनको कम से कम जाके एडवाइस तो कर दो कि भैया यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें फ्री पड़ी है, जाके देख लो, टेस्ट की गुणवत्ता चेक कर लो। आधे घंटे के से लेकर 3 घंटे तक के अलग अलग तरह के पेपर पड़े हुए, जो मर्जी चाहे उठा के देख लो। प्रीलिम्स का पेपर पड़ा हुआ है, जो उठा के देख लो। अगर गुणवत्ता सही लगती है, लगता है कि सच में कम कीमत में अधिक गुणवत्ता दी जा रही है, तो कोर्स परचेस कर सकते हो। प्रीलिम्स का कोर्स अलग है, मेंस का कोर्स अलग है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कोर्स अलग है। सारी जानकारी के लिए रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं कोर्स परचेस करना है मत करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। इतनी फ्री चीजें पड़ी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर, जो पूरी गारंटी के साथ आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगी, उसका एनहांसमेंट करेगी।
तो प्लीज एटलीस्ट रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसलिए कर लो कि चलो एक स्टूडेंट बोल रहा है, कोई टीचर बोल रहा है इसलिए मत करो। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ, मुझे कुछ चीज अच्छी लग रही होगी इसीलिए मैं किसी और को एडवाइस कर रही हूँ, है ना। तो अगर लगता है कि हाँ मेरी एडवाइस आपके काम आएगी तो एटलीस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसी से काफी चीजें काम में आ जाएगी। वहां अच्छा लगता है और कीमत सही लगती है तो कोर्स भी परचेस कर लो। टॉप 100 ग्रुप जो है 2019 का और 2020 का, उसके बेनिफिट तो हम बता बता के थक नहीं रहे कि भैया सीधे टीचर से बात होगी, सीधा कांटेक्ट करोगे, अपना पूरा का पूरा कंपटीशन देखने को मिलेगा जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। सीखने को इतनी चीजें हैं उस ग्रुप में जितना आप एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद भी नहीं सीख पाओगे, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इट्स टोटली अप टू यू नाउ कि आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। मत खरीदो, नहीं खरीदना है तो एटलीस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, उससे भी काफी कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए साइंटिस्ट को उठाएंगे। थैंक यू।